तो अब हम लेते हैं पीजीबीपी। और पीजीबीपी में हम लेंगे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। तो जो सेक्शंस हम कवर करेंगे इन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस में, उन सेक्शंस को ब्रीफली मैं एक बार में रिवाइज कराता हूँ और उसके बाद हम उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो सेक्शन 28, 29, 30, 31 एंड 32 ये सेक्शंस हम इन प्रॉब्लम्स में कवर करेंगे। प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को हम आज लेंगे और उसमें जो सेक्शंस हम कवर करेंगे, पहले मैं उन सेक्शंस को ब्रीफली आपको रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद में हम उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम करेंगे यहाँ पे। और तो सबसे पहले सेक्शन 28, 29, 30, 31 एंड 32 को हम लेंगे। तो सेक्शन 28 हम देखते हैं। सेक्शन 28 है चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन क्या होगा? जो चार्जिंग सेक्शन आपको ये बता रहा है कि कौन कौन सी इनकम जो पीजीबीपी के हेड में आपको चार्जेबल होगी। ठीक है, क्लॉज 1 इज सिंपल है कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो आपका सेक्शन 28 में चार्जेबल होगा। 4 हेड्स तो देखिए सिंपल है। आपके जब भी किसी एग्जाम में इनकम आती है तो प्रॉब्लम स्टूडेंट को वहाँ आती है 4 हेड जहाँ पर इनकम क्लियर दिख रही है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन, वहाँ तो दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम आती है कि जब एक आपके पास में एक इनकम जो आपको समझ में नहीं आएगी कौन सा हेड में जाएगी, तो वो स्टूडेंट को उठा करके उसको क्या कर देता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल देता है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो आपके पीजीबीपी के हेड में या स्पेसिफिक वो सैलरी के हेड में आनी चाहिए, वो सैलरी के हेड में आएगी। और जैसे मैंने सैलरी के हेड में एग्जांपल था कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, उसमें एम्प्लॉयज़ का के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आ रहा है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो उस केस में वो उसकी सैलरी का पार्ट नहीं होकर के वो क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाता है। और जहाँ वो प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है तो वहाँ पर वो उसकी सैलरी का पार्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका कि हमको ध्यान रखना है। क्लॉज सेकंड है आपका कंपनसेशन और आपका और एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ, किस में, अगर कोई कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहा है और सब्सटेंशियली, और उस केस में मैं जो भी कंपनसेशन और एनी पेमेंट उसको रिसीव हो रहा है, जो भी कंपनसेशन और पेमेंट रिसीव होता है वो आपका पीजीबीपी के हेड में आएगा। जैसे कि कंपनी ने एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया है जो उस कंपनी के पूरे अफेयर्स को मैनेज करेगा, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने साइन किया होगा वो उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में भी अगर किसी तरह का चेंज होता है और उस चेंज की वजह से उसको कोई कंपनसेशन मिल रहा है तो वो उसकी पीजीबीपी के हेड में काउंट होगा। इस केस के अंदर जो डायरेक्टर होगा वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी वो उसको रेम्युनरेशन मिल रहा होगा वो पीजीबीपी के हेड में ही काउंट होगा। ये केस है आपका इंडियन कंपनी। और सेम चीज़ होगी अगर कोई कंपनी, एनी अदर कंपनी जो कि इंडिया में है, यानी कि एनी अदर कंपनी जो इंडिया में है, यानी फॉरेन कंपनी जो उसका अफेयर्स इंडिया में अगर वो अपना काम कर रही है, तो उस कंपनी के काम को जो भी उसके अफेयर्स को मैनेज कर रहा है वो कंपनसेशन अगर उसको कोई रिसीव होता है या किसी तरह का पेमेंट अगर उसको मिल रहा है तो वो पीजीबीपी के हेड में आएगा। इसी तरीके से तो सिमिलरली अगर एजेंसी बिजनेस है उसके में भी अगर टर्म्स एंड कंडीशन में अगर किसी तरीके का चेंज होता है, मॉडिफिकेशन होता है और उसके अगेंस्ट में अगर किसी तरह का कंपनसेशन मिल रहा है तो वो भी आपका कंपनसेशन किस में काउंट होगा, पीजीबीपी के हेड में काउंट होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से कोई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कंपनी जो है अपने गवर्नमेंट उन कंपनीज़ के मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उस केस में जो पर्सन होता है उसको एक किसी तरीके का पेमेंट या कंपनसेशन मिलता है तो वो भी आपका काउंट होगा उस पर्सन के हैंड में, वो आपका पीजीबीपी के हेड में ही आएगा। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिजनेस अगर में किसी तरीके का मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन की वजह से अगर आपको कंपनसेशन मिल रहा है तो वो कंपनसेशन भी आपका आएगा, किस में आ जाएगा, पीजीबीपी के हेड में। इसी तरीके से कोई प्रोफेशनल बॉडी, कोई भी किसी भी तरीके की एसोसिएशन हो गई, ट्रेड एसोसिएशन हो गई, सीआईआई, एसोचैम और कोई भी प्रोफेशनल बॉडी हो गई, वो अपने अगर मेंबर्स को नॉर्मली सर्व कर रही है, एक तो म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट के ऊपर अगर वो अपने एसोसिएशन के मेंबर्स को सर्व कर रही है तो कोई बात नहीं है। बट अगर जहाँ पर पॉइंट आता है कि वो उस सर्व करने के साथ साथ उनसे कुछ इनकम अगर ले रही है तो वो पीजीबीपी के हेड में काउंट होगा। इस पॉइंट को याद रखना।
ये सारे पॉइंट हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड। अगर इन एक्सपोर्ट के केस में अगर किसी भी पर्सन को किसी तरीके का कोई कैश बेनिफिट मिलता है, कैश असिस्टेंट मिलता है या ड्यूटी ड्रॉबैक है, तो वो पीजीबीपी के हेड में ही आएगा। गवर्नमेंट किस तरह लाइसेंस देती है इंपोर्ट के लिए, वो इंपोर्ट लाइसेंस को अगर वो सेल करता है तो वो आपका जो उसको सेल पर मिलता है प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट आपका पीजीबीपी में आएगा। यहाँ पर ये सब चेंज है। इंपोर्ट कंट्रोल एक्ट ये 1947 पुराना होगा। इंडिया में 1991 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। इस ईयर के अंदर इंडिया बिफोर 1991 बिजनेस और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करें तो इंडिया बिफोर 1991 और इंडिया आफ्टर 1991। तो 1991 के पीरियड में इंडिया में लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी और गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को ओपन किया था, और उसके बाद में जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट और सारी रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे चेंज हुए थे। तो ये जो यहाँ पर है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, इसकी जगह अब आ गया है आपका फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आपका 1992, ये ध्यान रखना। तो एक्सपोर्ट में जो भी किसी भी तरीके का असिस्टेंस या आपका कैश बेनिफिट गवर्नमेंट अगर देती है और अगर कोई पर्सन उस पर रिसीव करता है तो वो उसकी पीजीबीपी का इनकम का पार्ट होगा। और आपका अब किसी पॉइंट है आपका एनी बेनिफिट और परक्यूजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से आपका किसी भी तरीके का बेनिफिट और परक्यूजिट मिल रहा है, तो वो बेनिफिट और परक्यूजिट चाहे वो आपको कैश में हो या नहीं हो, वो बेनिफिट और परक्यूजिट जो होगा वो आपका पीजीबीपी के हेड में होगा। पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि ये अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस है। अगर बेनिफिट और परक्यूजिट अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिलता है तो वो हमने सैलरी के हेड में देखा था कि उसको सैलरी में उसको हम चार्ज करते हैं। लेकिन अगर बिजनेस के केस में भी अगर आपको किसी तरीके का बेनिफिट अगर किसी दूसरे पर्सन से मिल रहा है और तो वो भी आपकी क्लॉज 4 में पीजीबी के हेड में चार्जेबल होगा। इसी तरीके से एक पार्टनर ऑफ फर्म को अगर किसी तरह सैलरी रेमुनरेशन सैलरी बोनस वगैरह कुछ भी मिलता है तो वो आपका वो पार्टनर के हैंड में वो पीजीबीपी का पार्ट होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना। चाहे नाम उसको सैलरी के हिसाब से उसको सैलरी मिल रही हो, लेकिन वो सैलरी उसके सैलरी के हेड में नहीं जाएगी, उससे आपको सैलरी के हेड में टैक्स नहीं करना है, वो पीजीबीपी के हेड में चार्जेबल होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपका एक होता है नॉन कम्पीट फ़ी। अगर आपको जैसे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं बताऊं कि रिलायंस में KG3 बेसिन एक ऑयल एक्सप्लोरेशन का मैटर था सुप्रीम कोर्ट में। तो हरीश साल्वे ने जो बहुत बड़े एडवोकेट हैं उन्होंने रिलायंस की तरफ से ये केस को फाइट किया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन रिलायंस ने कुछ और बड़े एडवोकेट्स को नॉन कम्पीट फीस दी कि वो रिलायंस के अगेंस्ट में जो अदर पार्टी है उसके एडवोकेट के रूप में अपीयर नहीं होंगे। तो अगर इस तरीके का कोई आपको फीस मिलती है या अमाउंट किसी तरीके का मिल रहा है तो वो आपका पीजीबीपी के हेड में काउंट होगा, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से किसी तरह की आपकी जो नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क की नॉलेज अगर आपको शेयर नहीं करने के लिए भी अगर आपको कोई अमाउंट मिलता है तो वो अमाउंट भी पीजीबीपी के हेड में होगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि राइट टू मैन्युफैक्चर एक कैपिटल उसके ट्रांसफ़र अगर आप करते हैं राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस का तो वो आपकी कैपिटल गेन होगी और जो कैपिटल गेन के हेड में चला जाएगा। कंपनसेशन रिसीव अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कुछ कंपनीज इस तरीके के सब्सटेंस को यूज़ करती हैं जो कि ओजोन लेयर को एनवायरनमेंट के अंदर नुकसान पहुंचाती है। तो यूनाइटेड नेशन अपने एक प्रोग्राम में ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ऐसी कंपनीज़ को एक कुछ कंपनसेशन देता है जिससे कि वो उस सब्सटेंस की जगह कुछ और अल्टरनेट सब्सटेंस यूज़ करें। तो उस केस में अगर आपको जो कंपनसेशन मिल रहा है वो आपका पीजीबीपी के हेड में आएगा। जब वो आपको मोटिवेट करते हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि आप उस सब्सटेंस को जो ओजोन लेयर को ख़राब कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है उसकी जगह आप कोई और अल्टरनेट सब्सटेंस यूज़ करें। अब हम आते हैं सेक्शन 29। तो आपको ये बता रहा है कि कौन कौन सी जो इनकम अगर हमको पीजीबीपी के हेड में कैलकुलेट करनी है वो
किस तरीके से कैलकुलेट करनी है वो सेक्शन 32 लेकर सेक्शन 43D तक जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को। अब आता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या कह रहा है कि किसी भी तरीके का करंट अफेयर्स, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस आप अपनी बिल्डिंग के ऊपर अगर कोई कंपनी करती है तो वो सेक्शन 30 में अलाउ है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप अगर उस बिल्डिंग के आप ओनर होंगे तो आपको अलाउ होगा, और करंट रिपेयर ही अलाउ होगा। कैपिटल नेचर का किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। टेनेंट को सिर्फ उस कंडीशन में करंट रिपेयर अलाउ है जहाँ पर वो ये अंडरटेकिंग लेता है कि जो रिपेयर होगी, करंट रिपेयर होगी, उसका बर्डन वो खुद बेयर करेगा। अगर इस तरीके का अंडरटेकिंग टेनेंट ने ले रखी है तो उसी केस में टेनेंट को सेक्शन 30 के अंदर करंट रिपेयर अलाउ है, अदरवाइज अलाउ नहीं है। ऑनर को ही ये जो करंट रिपेयर है वो अलाउ होगा। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है सेक्शन 30 में। सेक्शन 31 सेम है, बट ये रिलेटेड आपका किससे है, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर का। उस केस में भी अगर आप न किस तरह का रिपेयर आप कर रहे हैं, लेकिन अगेन पॉइंट वही है कि कैपिटल नेचर का अगर आपने रिपेयर किया है तो वो अलाउ नहीं होगा। ये सेक्शन 31 एंड 30 एंड 31। अब आते हैं सेक्शन 32 पर, जो कि है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, जो कि इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में डेप्रिसिएशन पर आता ही आता है, ये याद रखना। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपका सेक्शन 32(1) में है। एसेट्स को यहाँ पर दो तरीके के एसेट्स को कैटेगराइज किया गया है। एक तो टेंजिबल एसेट्स होंगी और एक आपकी इंटेंजिबल है। टेंजिबल एसेट्स को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट और मशीनरी में। और इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होंगी, जो नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज और एनी अदर राइट्स। बट यहाँ पे गुडविल पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है, ये पॉइंट याद रखना। इन केस ऑफ अंडरटेकिंग एंगेज इन जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उस केस के अंदर आपको एक प्रेस्क्राइब रेट के ऊपर एक्चुअल कॉस्ट जो एसएससी की होगी, ये सिर्फ उस केस के अंदर है जो पावर इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लगी हुई कंपनीज हैं। उस केस में क्या होगा, आपको एक प्रेस्क्राइब रेट है और एसेट वाइज, और उस रेट पर आपको जो उसकी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट होगी उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लेना है। एक तरीके से एसएलएम मेथड है। और अदर एसेट्स जितनी भी हैं वो आपको डब्ल्यूडीवी बेस पर उनका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन अगर किसी एसेट को आपने, यहाँ पे पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर एसेट अगर आपने परचेज की लेकिन पुट टू यूज़ अगर 180 डेज से कम के लिए अगर आपने उसको बिजनेस में यूज़ किया है तो उस केस में आपको 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा उस ईयर में। और अगर आपने 180 डेज से ज़्यादा यूज़ किया तो फुल डेप्रिसिएशन उस पर अलाउ होगा। ये पॉइंट आपको ये यहाँ पे याद रखना है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है। अदर है कि यहाँ पर है एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन एक एसएससी को तभी मिलेगा जब वो 115 BAC टैक्स रिजिम यानी न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट कर जाएगा। ठीक है। एसएससी को जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल, थिंग और जनरेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर, यानी किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में को ही जब वो कोई प्लांट और मशीनरी खरीद रही है तो नए न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीद रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और एडिशनल बेनिफिट जो डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पर मिलेगा। टर्मिनल डेप्रिसिएशन यानी कि जो डेप्रिसिएशन आपको एसेट को आपने चाहे उसको डिस्कार्ड किया हो, डिस्ट्रॉय किया हो, सेल किया हो, उस ईयर में जब आपको जो भी अमाउंट अगर आप उस एसेट को सेल कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उसके बाद में जो अमाउंट रिसीव हो रहा है, मनी पेबल का मतलब है वो अमाउंट उस पर आपको जो रिसीव हो रहा है वो, और जो स्क्रैप वैल्यू है उसकी, और डब्ल्यूडीवी में से आपने उसको माइनस किया तो वो आपका कहलाएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन। पहले हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, फिर हम
तो यहाँ पर है प्रॉब्लम 1, ये एमसीक्यू है, और taxability of any benefit or perquisite to any business. M is selling products of Highway Limited, a multi-level marketing company. M is not an employee of the company. Considering the outstanding performance of M during the previous year, the company granted a free all-paid foreign trip to M and his family. ठीक है, which of the following statement is correct regarding this matter? तो the value of free foreign trip is not taxable in the hands of M as he is not an employee of the हाईवे. यहाँ पर यह है कि M जो है वो हाईवे लिमिटेड मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, उसका एक आप कह सकते हो रिटेलर है या सेलर है, ठीक है, लेकिन वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है. तो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ है, और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो सकता है या रिटेलर हो सकता है. कंसिडरिंग उसकी प्रीवियस ईयर में उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जितने प्रोडक्ट उसने सेल किए, उस बेस पर कंपनी ने उसको एक फॉरेन ट्रिप ऑफर करी. यहाँ पर ये कि उसकी जो फॉरेन ट्रिप की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रिप्स, क्या उसके हाथ में वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रिप्स इज़ नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम, इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द हाईवे लिमिटेड, और वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रिप इज़ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम अंडर सेक्शन 56(2) under the head income from other sources, or value of foreign trip is taxable in the hands of M as it is benefit accrued to him out of business and therefore taxable under section 28 clause 4. लास्ट ऑप्शन है कि द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रिप इज अ रिवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड इज देयरफॉर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1017A. सेक्शन 1017A रिवार्ड, किसी भी तरीके का रिवार्ड या अवार्ड मिलता है तो उसको एग्जेम्प्ट करता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना. तो पॉइंट अब यहाँ पे आता है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है और वो रीज़न क्या है उस. सो नाउ द आंसर इज सेक्शन, कौन सा सेक्शन जो हमने अभी देखा था, सेक्शन आपका 28 क्लॉज 4, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जो इनकम उसको जो बेनिफिट उसको मिल रहा है, ये परक्यूजिट जो मिल रही है, वो किसकी वजह से मिल रही है, वो उसकी बिजनेस की वजह से, उसकी बिजनेस में परफॉर्मेंस की वजह से मिल रही है. तो इसलिए ये बेनिफिट और परक्यूजिट एम के हैंड में टैक्सेबल होगा सेक्शन 28 क्लॉज 4 के अंदर. याद रखना, यहाँ पर जो सेक्शन 56(2) के अंदर और में आपका नहीं जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा ये, और सेक्शन 1017A के अंदर किसी भी तरह का अवार्ड या रिवार्ड मिलता है वो तभी एग्जेम्प्ट होता है जब वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी या सेमी गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से आपको मिल रहा है. इसलिए आंसर सी सही है. और इसका आंसर क्या है कि एनी बेनिफिट और परक्यूजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 4 एज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रिप इज अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस. इट इज गिवन टू एम बिकॉज ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सेलिंग कंपनीज प्रोडक्ट. तो इट इज बेनिफिट और परक्यूजिट अक्रूज टू हिम एंड इज देयरफॉर चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 4 जो हमने अभी देखा. प्रॉब्लम्स 2 को हम लेते हैं, जो अगेन सेक्शन 28(4) और सेक्शन 41(1) भी हम अभी डिस्क्राइब करेंगे. सेक्शन 41(1) क्या है. एम एंड सन्स पार्टनरशिप फर्म है एंड टुक ए लोन फ्रॉम बैंक से, अगर वो एक लोन लेती है और लोन लेकर के वो एक एसेट को अक्वायर करती है. बैंक लेटर क्या करता है कि उसकी जो लोन अमाउंट है उसका प्रिंसिपल अमाउंट को वो वेव कर देता है, ठीक है. लेकिन फर्म क्या करती है, अपने रिटर्न में इसको एक इनकम नहीं मानती है, जबकि एओ जो होता है वो उसकी इनकम मानकर उसके ऊपर टैक्स लगा देता है. और अंडर सेक्शन वो कहता है कि या तो अंडर सेक्शन 28(4) में या सेक्शन 41(1) में ये चार्जेबल टू टैक्स है पीजीपी के हेड में.
कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही होगा। तो सेक्शन 41, सेक्शन 41 वन और मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि सेक्शन 41 क्या कहता है कि अगर आपने किसी प्रीवियस ईयर में किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए, किसी एक्सपेंस के लिए अगर आपने कोई डिडक्शन लिया है और इन फ्यूचर में किसी ईयर में अगर वो आपको वो अमाउंट वापस मिल जाता है या आपको किसी का लायबिलिटी का आपने रिमिशन ले रखा है और उस लायबिलिटी पर वो आपको किसी तरह का बेनिफिट आपको मिल रहा है, अराइज होता है, तो जिस ईयर में ये रिसीव होता है उस ईयर में ये चार्जेबल टू टैक्स होगा। ये सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 कहता है। ठीक है। द लोन अमाउंट वेव्ड इज अ बेनिफिट अराइजिंग टू फ्रॉम आउट ऑफ बिजनेस एंड देयरफॉर इट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 4। The principal amount of loan waived is a capital received, not the trading receipt, and therefore not chargeable to tax. The loan amount waived is an income of the firm and chargeable under the head income from other sources under section 56 में आएगा। और वो आपका ऑप्शन 4 है, वो कहता है कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। So we take break for 1 minute और जब तक आप सोच के बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो जो ऑप्शन इसमें सही है वो है आपका कि जो बी पॉइंट है, ऑप्शन बी है कि प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन वेव्ड इज ए कैपिटल रिसिप्ट। देखिए ये एक कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड है और उस बेस में ये है कि अगर आपको कोई भी आपने लोन लिया और उससे आपने कोई कैपिटल एसेट आपने ली है और बाद में बैंक को उस लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को वेव कर देता है, तो कोर्ट का इसमें डिसीजन ये है कि ये जो नेचर ऑफ इनकम होगी वो आपकी होगी कैपिटल नेचर, इसलिए इस केस में ये ट्रेडिंग रिसिप्ट नहीं होगी, तो ये चार्जेबल टू टैक्स अंडर पीजीबीपी नहीं होगा। ये आपको ब्रीफ में इसका आंसर है। हम इसका आंसर आगे देखते हैं। ये 28(4) हमने अभी देखा था, वो कहता है कि एनी बेनिफिट और परक्यूजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 4। क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं, कहीं से भी आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और ऐसे कई क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इनको के कंसेप्ट को समझना है। 28 क्लॉज 4 अभी हमने देखा था कि किसी भी बेनिफिट और परक्यूजिट अगर किसी बिजनेस को की वजह से आपको मिल रहा है तो वो आपको टैक्सेबल होगा किस सेक्शन में, सेक्शन 28 क्लॉज 4 में होगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी बेनिफिट और परक्यूजिट मिल रहा है और आउट ऑफ बिजनेस की वजह से, तो वो आपका सेक्शन 28 क्लॉज 4 में चार्जेबल होगा। सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ये कह रहा है एनी लॉस एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटी अगर आपने इनकर हुई पिछली प्रीवियस ईयर में और आपने उस पर डिडक्शन लिया हुआ है और सब्सिक्वेंटली जब आपको असेसी को वो कोई उससे रिलेटेड कोई अमाउंट मिलता है, रिसीव होता है, और या लॉस अगर इन रेस्पेक्ट ऑफ सच लॉस और एक्सपेंडिचर के केस में अगर उसको कोई अमाउंट रिसीव होता है और कोई बेनिफिट मिलता है ड्यू टू रिमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, तो उस केस में वो जो आपका होगा पीजीबीपी के हेड में चार्जेबल होगा। ये सेक्शन 41(1) क्लॉज ए आपको बोलता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था टीवी सुंदरम एंड सन्स वर्सेस सीआईटी। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो ट्रेडिंग रिसिप्ट होंगी वो ट्रेडिंग रिसिप्ट जो है एक पीजीबीपी के हेड में चार्जेबल होगी। दैट मीन्स कि अगर एक पर्सन ने कोई लोन लिया और उसके लिए इन्वेंट्री ली उसने और बाद में लेटर बैंक ने वो लोन को जो है उसके प्रिंसिपल अमाउंट को वेव कर दिया, तो इस केस में ये ट्रेडिंग आपकी रिसिप्ट हो गई, काउंट होगी। इसका नेचर क्या होगा, ट्रेडिंग रिसिप्ट काउंट माना जाएगा और ये पीजीबीपी के हेड में वो इनकम माना जाएगा। ये टीवी सुंदरम एंड सन्स वर्सेस सीआईटी के केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है।
लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इस केस में लॉजिट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी केस में दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है कि कैपिटल एसेट अक्वायर्ड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक एंड लेटर बैंक वेव द लोन अमाउंट, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन वेव्ड इज नॉट ट्रेडिंग रिसिप्ट नहीं है। तो इस केस में कोर्ट ने ये माना कि जो टीवी सुंदरम एंड सन्स वर्सेस सीआईटी का केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ट्रेडिंग रिसिप्ट होगी तभी वो इनकम मानी जाएगी। यहाँ पर वो ट्रेडिंग रिसिप्ट नहीं है, इसलिए ये अमाउंट एक कैपिटल नेचर का है जो कि पीजीपी के हेड में चार्जेबल नहीं होगा। इसलिए आंसर इसका बी होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है।